हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझने के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं, कभी आपने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जिस स्टॉक्स की जो अर्निंग है वो बहुत ही अच्छी हो, लेकिन जब आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो स्टॉक होता है वो आपको नीचे देखने को मिलता है। वो जो स्टॉक प्राइस होता है उसका जो अर्निंग बहुत ही अच्छा है, फिर भी वो जो स्टॉक प्राइस है उसकी आपको नीचे देखने को मिलेगा। वहीं आपने दूसरा ऐसा स्टॉक्स जो आपको महंगा लग रहा था, लेकिन वो स्टॉक्स जो होता है वो आपको कुछ टाइम बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। वो स्टॉक्स महंगा था लेकिन आपको जो अर्निंग है, आपको जो वो स्टॉक्स की प्राइस है वो फिर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वही चीज़ हम आप इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जो कि हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो है पीई री रेटिंग और पीई डी रेटिंग का। इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके में समझने वाले हैं। सुनने में ये आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन हम बात करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। साथ ही साथ हम समझने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो होगा, कैसे आप इस चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके इस चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उस रियल वर्ड से आप उसको समझ पाएं। इसके साथ मैं आपको एंड में आपको यह भी दिखाऊंगा कि रियल वर्ड जो होगा, केस स्टडी, मैं आपको एक स्टॉक्स लूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो पीई री रेटिंग और पीई डी रेटिंग है वो काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो आप जो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आपकी लॉस जो होगा वो बहुत ही कम होगा, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है पीई। पीई होता क्या है? पीई होता है प्राइस टू अर्निंग। पीई स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो कंपनी की ₹1 की अर्निंग पे आप उसको कितना पे कर रहे हैं। मान लीजिए कंपनी की जो अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग है, वो 20 है। मान लीजिए एक कंपनी है, एक्स वाई कंपनी है, जिसकी प्राइस टू अर्निंग वो है, पीई रेशियो जो होता है वो 20 है। तो आप उस कंपनी की ₹1 की अर्निंग पे आप उस कंपनी को ₹20 पे करने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज को समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिसकी अर्निंग तो बहुत ही अच्छी हो, लेकिन उसका जो प्राइस टू अर्निंग है, जो पीई रेशियो है, वो आपको अच्छा रीजनेबल वैल्यूएशंस पे वो मिलता है। आपको कम से कम अच्छा बिजनेस, पीई रेशियो कम हो, रीजनेबल हो, फेयर हो, अगर आप उसको ऐसी कंपनी को ढूंढ पाते हैं तो कितना ज्यादा अमेजिंग होता है। अगर आप ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढना है तो आपको यह कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि पीई री रेटिंग कब होता है और पीई डी रेटिंग कब होता है। समझ रहे हैं आप? तो पीई री रेटिंग की अगर हम बात करें कि पीई की री रेटिंग कब होती है, मान लीजिए कोई पीई रेशियो जो कंपनी है उसका 20 पीई रेशियो है, लेकिन उस कंपनी का बढ़ के प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो 30 हो जाता है। तो प्राइस टू अर्निंग जब बढ़ा है तो मतलब एक्सपेंशन हुआ है, तो इसका मतलब उसकी री रेटिंग की गई है। किसी कोई तो रीजन रहा होगा, तो उसी सारी रीजन को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें पीई डी रेटिंग क्या होता है, जब कोई भी पीई रेशियो, किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जब होता है, जब मान लीजिए 30 है, उसकी जो 30 से पीई रेशियो जो गिर के आ जाता है 20 पे मान लीजिए, तो इसका मतलब हो गया कि जो पीई रेशियो हो गया वो डी रेटिंग हुआ है। तो जब आप इस चीज़ों को सीखते हैं, जब आप समझते हैं कि हाँ ये इसका मतलब पीई का एक्सपेंशन हो गया, इसका मतलब पीई का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कि री रेटिंग का मतलब पीई का एक्सपेंशन हो गया, मतलब पीई पहले 20 था अब 30 हो गया, पीई कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब कि पीई की डी रेटिंग हुई है। तो ये जो समझना हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे, मतलब पीई री रेटिंग क्यों होता है? ये जो होता है जब भी मार्केट जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है कंपनी की फ्यूचर को लेके। मान लीजिए वो कंपनी जो एक्स वाई कंपनी है उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है, प्रिडिक्शन जो है उसकी बहुत ही अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, कंपनी जो है वो मार्केट में अच्छी कर रही है, अपनी कॉम्पिटिटर में बहुत ही अच्छी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कम मतलब वो जो कंपनी है इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हुई है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, उसको हाई पीई, जो उसकी एक अर्निंग पे उसको हाई पीई देने के लिए तैयार रहता है।
तो ये जो होता है वो इंक्रीज कर देता है वो चांसेस, जो पीई रेशियो का जो चांसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पीई एक्सपेंशन कर जाता है, तो पीई की री रेटिंग हो जाती है क्योंकि कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, कंपनी की फ्यूचर जो है वो फ्यूचर पे काम कर रही है, तो पीई ऑटोमेटिकली री रेटेड हो जाता है। तो ये कितना ज़्यादा सिंपल है, हम इसको समझने वाले हैं कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है। कुछ तो रीज़न होगा, कंपनी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि या क्या सिनेरियो होता है जब पीई रेशियो का एक्सपेंशन होता है और क्या सिनेरियो है जब पीई रेशियो का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या डी रेटिंग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीई की री रेटिंग का रीज़न क्या होता है, पीई री रेटिंग होता क्यों है, इसका क्या कॉमन रीजन है जिसकी वजह से पीई में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, पीई में आपको जो री रेटिंग जो पीई की होती है वो क्यों होती है। कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से पीई में आपको जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है, वो कुछ तो ऐसी कंपनी में बात होगी। तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं तो हम ऐसी ही कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जो कंपनी की जो इंप्रूवमेंट होती है, जो बिजनेस आउटलुक जो कंपनी का इंप्रूव होता है, वो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है जो किसी भी बिजनेस को आपको ढूंढते समय ध्यान देना चाहिए। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो लॉन्च कर रही है, नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, एवरी ईयर जो होता है वो प्रोडक्ट पे इनोवेशन कर रही है, न्यू न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी अपने सेक्टर्स में। वो ऐसा तभी कर पाएगी जब उस कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो अगर ये सारा फैक्टर जो होता है वो अगर किसी भी बिजनेस में है तो ऑब्वियस सी बात है वो पीई की री रेटिंग होगी और इन्वेस्टर्स उसमें पे करने के लिए, उसको हाई पीई पे करने के लिए तैयार रहेंगे। यही चीज लेड करता है जो बेटर अर्निंग विजिबिलिटी होती है, जो कंपनी की जो अर्निंग होती है, इन्हीं सारी चीजों से जो कंपनी की अर्निंग होती है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। दूसरा जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। उस कंपनी की आपको जो हाई आरओई देखने को मिलेगी, हाई जो होगा आरओसीई देखने को मिलेगी आपको। ये क्यों होगी, क्योंकि जो बिजनेस जो है, जो इफिशियंसी है वो बिजनेस की, वो आपको बहुत ही वेल पोजीशन मिलेगी। तो इन्वेस्टर, जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर्स तैयार रहेंगे उस कंपनी को ज़्यादा पे करने की। एक अर्निंग पे भी उस कंपनी को आपको एक ज़्यादा, मतलब 20, 25, 30 आपको कर, जितनी भी ज़्यादा अगर बढ़ती जाएगी कंपनी, अगर कंपनी अच्छी है तो इन्वेस्टर्स पे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जब कंपनी में रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है, तो जो कंपनी में रिस्क होता है वो जब कम से कम होता है तो कुछ तो फैक्टर्स होंगे जो उस कंपनी में रिस्क, जो इन्वेस्टर्स को रिस्क कम से कम दिखता है। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए उस कंपनी के पास जो होगा डेट जो होगा वो बहुत ही कम होगा, गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो होगा वो कम से कम होगा, या फिर कंपनी को अपने रेगुलेटरी के बारे में क्लैरिटी होगी कि क्या क्या उनका रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट का मान लीजिए जो रेगुलेशन है उनके ऊपर क्या क्या है। जैसे कि एनबीएफसी हो गया, बैंक्स हो गया, उनको पता है कि आरबीआई का जो रेगुलेशन है उनके ऊपर कितना ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा। साथ ही साथ कंपनी को अपनी इकोनॉमी स्टेबिलिटी के बारे में पता हो, कंपनी को अपनी सारी चीज़ों के बारे में पता हो, तभी वो कंपनी अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर पाती है। यही रीज़न है जो इंक्रीज कर देता है इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया वो इंडस्ट्री का टेलविंड हो गया। अगर हम बात करें 2021 से 2024 में, जब गवर्नमेंट ने हैविली इन्वेस्ट किया था इंफ्रा पे, डिफेंस पे, क्योंकि उस सेक्टर्स को उनको पुश करना था, क्योंकि उस सेक्टर्स में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, तो आपको देखने को मिला होगा जो पीएसयू स्टॉक्स है, रेलवे स्टॉक्स है और कैपिटल गुड्स जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको कितनी ज़्यादा रैली देखने को मिली थी। आपको 2021 से 2024 में इन सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा आपको जो रिटर्न्स देखने को मिले होंगे वो कितना ज़्यादा मिले थे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो था वो टेलविंड था। इस रीज़न की वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो बजट में जो एलोकेशन जो है इंफ्रा पे एलोकेशन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिया था, तभी ये सारे सेक्टर्स जो होंगे वो अच्छे उन्होंने परफॉर्म किए, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये जब सारी चीज़ें आप इकोनॉमी के बारे में समझते हैं, आप इन चीज़ों को जब समझते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि कंपनी जो होगी, एक ही फैक्टर नहीं होता है कंपनी की पीई की री रेटिंग पे,
बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले बात किया, कंपनी की जो बिजनेस होगा, जो बिजनेस आउटलुक होगा वो इंप्रूव होगा, कंपनी जो होगी वो प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी उनकी बहुत ही अच्छी होगी, साथ ही साथ उनके अंदर जो रिस्क होगा, जो कंपनी का जो रिस्क होगा वो भी कम होगा। उसके साथ कंपनी में जो टेलविंड होगी, मान लीजिए कंपनी गवर्नमेंट की किसी इन्वेस्टमेंट की बेनिफिशियरी है, साथ ही साथ वो कंपनी जो है वो अपने सेक्टर्स में लीडर है, वो कंपनी जो है वो इनोवेशन कर रही है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो पुश करते हैं कंपनी की जो पीई री रेटिंग करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको समझना, अगर पीई री रेटिंग हो रहा है तो पीई जो डी रेटिंग होता है वो क्यों होता है। इसके पीछे का रीजन अगर हम समझे कि पीई जो डी रेटिंग होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीई डी रेटिंग होता क्यों है, जो पीई में कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यों होता है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखें कि जो मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसकी पीई रेशियो 30 है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी पीई रेशियो जो होता है वो 20 हो जाता है, तो यहां आप देख रहे हैं कि पीई में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यहां आपको जो पीई में डी रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है, जो मार्केट है इन कंपनीज को लेके बहुत ही ज्यादा कम जो है वो कॉन्फिडेंस है, इन कंपनी को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उन सेक्टर्स को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके वजह से ये जो कंपनी होती हैं वो लो पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही होती हैं, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस जो होता है वो धीरे धीरे आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। तो जब भी स्टॉक मार्केट में किसी सेक्टर्स और कंपनी को लेके जब मार्केट ही अनसर्टेन होता है, मार्केट उन स्टॉक्स को लेके कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आपको पीई में करेक्शन देखने को मिलता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कंपनी की मान लीजिए अर्निंग ग्रोथ ही स्लो हो गई। उसका रीजन हो सकता है कंपनी ने इनिशियल टाइम में जो पहले था कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो उस टाइम जो मार्केट उसको पीई री रेटिंग कर रहा था, लेकिन करेंट टाइम में मान लीजिए उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो पास्ट को रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है, तो अब वो कंपनी को मार्केट जो है, क्योंकि वो कंपनी जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो यहां आपको पीई में ड्रॉप देखने को मिलेगा। जैसे रिसेंट टाइम में आपको आईटी सेक्टर देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर्स में क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो आईटी सेक्टर्स में आपको करेक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट पहले ही सारे आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स को जो पीई हैं उनमें करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, पीई ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो जब आप ये सारी चीजों को समझते हैं तभी आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है सेक्टर स्पेसिफिक इशू। मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से जो रेगुलेशंस हैं, मान लीजिए जो रेगुलेशन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, या फिर पॉलिसी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी आती है जिसकी वजह से उस सेक्टर्स पे या स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा रेगुलेशन या पॉलिसी में चेंज आ जाए जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर्स जो हो गया उस पर इंपैक्ट आ गया, तो जैसे ही ये रेगुलेशंस का इंपैक्ट या पॉलिसी का चेंज होता है तो मार्केट पहले ही इन स्टॉक्स को जो पीई होता है उसको डी रेटिंग कर देता है, जो स्टॉक प्राइस होते हैं वो धीरे धीरे करेक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपटीशन जो होता है। जब भी मार्केट में अगर कोई एक कंपनी है, मान लीजिए जैसे हम कंपनी एक एशियन पेंट है, अगर इस कंपनी का आपने रिसेंट टाइम में सुना होगा कंपटीशन जो हो गया, उसमें इस एशियन पेंट में एक और नया कॉम्पिटिटर आया है, जिसके वजह से एशियन पेंट का जो शेयर प्राइस है वो आपको बहुत ही अच्छा से करेक्शन देखने को मिला होगा एशियन पेंट की प्राइस में। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको पीई रेशियो जो होता है वो आपको डी ग्रेड मतलब करेक्शन आपको दिखाता है। अगर जब भी न्यू प्लेयर का एंट्री होता है, तो क्योंकि न्यू प्लेयर की एंट्री होती है तो मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिलता है। जब मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी पहले मान लीजिए पहले ये जो एशियन पेंट था इसमें आपको मल्टीपल जो पीई रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। अब जो कंपनी की पीई रेशियो है वो काफ़ी फेयर है, क्योंकि इस सेक्टर में आपको न्यू प्लेयर का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो बढ़ा है। तो ऐसे ही जब भी मार्केट में कोई भी डिसरप्शन होता है तो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, बदलती हैं। पीई डी रेटिंग होने के पीछे की रीजन के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसरप्शन का। जैसे करंट टाइम में एआई है, एआई ने आईटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही अच्छा आपको डिसरप्शन दिखाया है, जिसकी वजह से जो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उनमें आपको करेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जब भी
कोई भी इनोवेशन होता है और नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां जब आप उन चीज़ों से कोप अप नहीं कर पाते हैं तो आपको डिसरप्शन देखने को मिलेगा और आपको मार्केट में सस्टेन रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एआई को जो भी आईटी में, अगर जो भी कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है, अगर जब वो एआई को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेंगे तो वहां उनको उन चीज़ों से वो बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, एआई को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ उस कंपनी को डिसरप्शन स्टार्ट होता है और धीरे 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 उनकी पीई रेशियो जो होता है वो कम होता चला जाता है और कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जिसके वजह से उनकी जो मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट की जो गवर्नेंस है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, जो कैपिटल की एलोकेशन है वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है। तो अगर ये सारा प्रॉब्लम है तो क्यों इन्वेस्टर्स इन चीज़ों पे, जो कंपनी पे क्यों इतना ट्रस्ट करेंगे? तो कंपनी को अपने में कुछ दिखाना, मतलब कंपनी को अपनी जो अर्निंग है, जो नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, उन चीज़ों में अगर कंपनी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करती है तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको जीत पाती है। जो हम नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जो इकोनॉमी को जो चैलेंज मिलता है, जो ग्लोबली जो माइक्रो इकोनॉमी होता है उसको चैलेंज करता है, वो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। जो कभी आपको इंटरेस्ट रेट सुनने में मिलेगा बढ़ा है, कभी इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है किसी भी सेक्टर्स और स्टॉक्स को। जैसे कि करंटली आपको ग्लोबल टेंशन देखने को मिलेगा, जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से आपको सारे एशियन स्टॉक्स मार्केट हो गए और भी जो ग्लोबली स्टॉक मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इकोनॉमी होगी, जो माइक्रो इकोनॉमी होगी, यहाँ चैलेंज आ गया है। यहाँ आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कब, मान लीजिए कब टैरिफ बढ़ जाता है, तो जब भी कोई भी चीज़ पे टैरिफ बढ़ता है तो कंपनी की जो अर्निंग होती है वो कम होती है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया, जब कंपनी की अर्निंग में स्लोनेस होता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसको डी रेटिंग कर देता है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें अनसर्टेनिटी बढ़ा देती हैं। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ता है तो पीई में आपको डी रेटिंग देखने को मिलेगा। इसके वजह से जो वैल्यूएशंस होता है, अगर जो भी स्टॉक्स या शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जो वैल्यूएशन है वो आपको बहुत ही अच्छा वैल्यूएशंस को सेलेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो मार्जिन होगी, जो जब भी मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स जो है आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है, जब आप वैल्यूएशन, मतलब आपकी उस कंपनी के बारे में अर्निंग आपको पता है, उस कंपनी की आपको ग्रोथ पता है, आपको फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक है वो कंपनी, सारी चीज़ें जब पता है तो आप कोशिश करें कि उस कंपनी की जैसे जो वैल्यूएशंस है, जब उसके फेयर वैल्यूएशंस पे, आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करें कि उस कंपनी को आप फेयर वैल्यूएशंस पे आप एक्यूमुलेट करें। जैसे आप अगर मान लीजिए कंपनी को अगर आप यहाँ खरीदते हैं तो आपको कितना ज़्यादा मार्जिन, जब भी कंपनी मान लीजिए यहाँ से बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए गिरती है तो आपने, क्योंकि आपने वैल्यूएशंस अच्छे वैल्यूएशंस पे खरीदा है, तो आपको जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, जिसके वजह से ये चीज़ें तभी कर सकते हैं जब वो कंपनी जो होगी वो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। कंपनी जो है अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है और पीई में डी रेटिंग आपको देखने को मिलेगा, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं तभी आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं जो आपको आने वाले समय में अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के दे। अब ये चीज़ हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि पीई री रेटिंग और पीई डी रेटिंग वो होता कैसे है। मतलब मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे आप लोगों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो पहले ईयर में हम देखते हैं जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है वो है 200 करोड़। मान लीजिए जो पहले ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट है, मान लीजिए कंपनी का जो शेयर है वो 5 करोड़ शेयर है, तो ईपीएस मान लीजिए 40 है और उस कंपनी का जो पीई रेशियो है उस समय जो है वो 25 है। तो कंपनी की जो प्राइस है, मतलब कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो मान लीजिए 1000 है। अब हम देखते हैं दूसरे ईयर में वो कंपनी की जो अर्निंग होती है, जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है और वो हो जाता है 260, जिसकी वजह से वो कंपनी में जो आपको ग्रोथ देखने को मिलता है वो 30% की ग्रोथ होती है। तो यहाँ नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो सेम है और कंपनी की जो ईपीएस भी कंपनी की बढ़ती है। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि पीई रेशियो पहले जो 25 था वो बढ़ के हो जाता है 40,
मतलब कि ये जो पीई रेशियो में यहां आपको जो री रेटिंग देखने को मिलेगा, इसकी वजह से आपका जो स्टॉक प्राइस जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 2000 के अराउंड ये स्टॉक प्राइस जो चल जाता है। आप यहां देख रहे होंगे कि जो ग्रोथ है, जो अर्निंग में ग्रोथ है, वहां आपको 30% ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जो आपको स्टॉक प्राइस में आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगा वो 100% देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि पीई रेशियो पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप जो कंपनी सेलेक्ट करते हैं वो एक अच्छे वैल्यूएशंस पे सेलेक्ट करते हैं, एक अच्छी पीई मल्टीपल पे सेलेक्ट करते हैं, तो आपका ग्रोथ जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो इंप्रूव होता है। इसी के साथ अगर हम तीसरे ईयर का एग्जांपल देखें तो यहां जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट होता है वो 220 होता है। जो यहां जो ग्रोथ होता है वो डी ग्रेड होता है 15% से। नंबर ऑफ शेयर सेम है, यहां ईपीएस मान लीजिए 44 है, और यहां आपको 28 पीई जो होता है वो डी ग्रेड हो गया। पहले पीई कितना था, 40 था, अब पीई 28 हो गया, मतलब कि पीई में आपको डी ग्रेड देखने को मिला। तो जो शेयर प्राइस हो गया वो 1200 के अराउंड आ गया, और आपने देखा यहां 40% के अराउंड आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। प्राइस यहां आपको 15% से डी ग्रोथ हुआ, जो शेयर में आपको ग्रोथ जो डी ग्रोथ देखने को मिला वो 15% से देखने को मिला, लेकिन जो स्टॉक प्राइस में आपको करेक्शन जो देखने को मिला वो 40% को मिला। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक अच्छे वैल्यूएशन, एक अच्छे पीई मल्टीपल पे आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको पीई रेशियो निकालना है तो आप प्राइस को और ईपीएस को अगर आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ईपीएस को और प्राइस को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है पीई रेशियो। मान लीजिए अगर आपको यही प्राइस निकालना है तो आप सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई मान लीजिए पीई मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस, तो यहां ये सिंपल मैथ है, आप प्राइस निकाल सकते हैं। तो आपको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीई रेशियो जो होता है वो फिक्स नंबर नहीं होता है। आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि पीई रेशियो जो होता है वो फिक्स नंबर नहीं होता है, ये एक परसेप्शन रेशियो होता है कि ये बताता है आपको जो मार्केट है वो उस स्टॉक्स को, उस कंपनी को लेके कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है या पैसिमिस्टिक है। जो मार्केट अगर ये फ्यूचर में जो मार्केट है वो फ्यूचर को देखता है, लेकिन अगर पैसिमिस्टिक है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है उसको डी रेटिंग कर देगा। तो ये सारी चीजें, ये एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देख के ही मार्केट इन चीजों की डिसाइड करता है और एक पीई रेशियो सेट करता है। मैंने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिया है जो कि एक केस स्टडी है, एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, करंटली वो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। उसके एग्जाम्पल से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कैसे जो रियल वर्ल्ड में पीई री रेटिंग और पीई डी रेटिंग है वो कैसे काम करता है। तो ये जो स्टॉक है, आप इस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप रियल इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे पता है आप इस स्टॉक को गेस कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये जो डेटा है वो 2014 है, मार्च 2014 से जो टिल डेट तक ये जो डेटा है वो है। इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं जो नेट प्रॉफिट है, ग्रोथ है, ईपीएस है, जो पीई रेशियो है और स्टॉक प्राइस, और जो प्राइस में जो परसेंटेज है वो चेंज होने का। तो आप देख सकते हैं जो 2014 में 75 की जो इसकी नेट प्रॉफिट होता है, उसके बाद आपको 102 करोड़ की देखने को मिलेगी, फिर 154, फिर 174, फिर 240, फिर 290, फिर आपको 256, फिर 368, उसके बाद आपको 549, फिर आपको 555, फिर 792, देन आपको 809 का आपको जो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ग्रोथ आपको जब आप ग्रोथ देखेंगे तो यहां आपको समझ में आएगा जो 2015 में कंपनी ने 37% से ग्रो किया, साथ ही साथ मार्च 16 में आपको 50% से ग्रो किया, फिर 12% से ग्रो किया, फिर 37% से ग्रो किया, फिर 20% से, और यहां आप 11% से डी ग्रोथ किया। यहां आप देख रहे होंगे कि जो कंपनी है उसने 11% से आपको डी ग्रोथ देखने को मिला, फिर कंपनी ने ग्रो किया, फिर आप यहां कंपनी ने जो री रेटेड हुआ और कंपनी ने ग्रो किया 43% से, फिर 49, फिर 37, फिर 4% से, फिर कंपनी का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ परसेंटेज वो कम होता है, फिर यहां 2% से। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, अगर आप पीई रेशियो देखें, यहां अगर आप पीई रेशियो देखें
तो आपको 16 में पीई रेशियो 39 देखने को मिलेगा, फिर 29, फिर 28, फिर 20, फिर 15, यहां तक आपको पीई में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस में भी आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। आपने अगर स्टॉक्स को मार्च 16 में लिया होता तो 971 के प्राइस पे आपने स्टॉक्स को खरीदा होता। 4 साल बाद भी आप उस स्टॉक्स में आपको 600, आपका जो स्टॉक्स होता है 900 का स्टॉक्स 600 हो जाता है। तो 4 साल में आप उस स्टॉक्स में बने रहें। ये बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो 4 साल तक भले ही वो स्टॉक जो होता है रिटर्न न दिया हो और आप उसमें बने रहें। 90% ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस टाइम तक उस स्टॉक को क्विट कर देते हैं। लेकिन जब आप उस स्टॉक्स को फंडामेंटली समझते हैं, जब आप उस स्टॉक्स के बारे में सारी चीज़ें की नॉलेज रखते हैं, अगर हम 2021 में बात करें तो वो स्टॉक्स की जो पीई रेशियो होता है वो 50 हो जाता है। यहां जो पीई रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब एक्सपेंशन हो जाता है। पीई की जो एक्सपेंशन होती है, वो जो ग्रोथ होता है वो आप देख रहे हैं 43% से जो अर्निंग ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन पीई जो होता है वो 50, जो पीई रेशियो होता है वो 50 हो जाता है। और स्टॉक्स प्राइस जो होता है वो 600 से देख रहे हैं आप, वो 2955 के करीब बढ़ जाता है। जो कि स्टॉक प्राइस में अगर हम चेंज की बात करें तो 379% का चेंज होता है। पीई रेशियो आपका कितना, स्टॉक्स की अर्निंग में कितना कम की ग्रोथ हुई है, 40% की अराउंड ग्रोथ हुई है। लेकिन जो स्टॉक प्राइस में आपको कितनी मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि मार्केट जानता है, मार्केट को फ्यूचर्स के बारे में पता है। इसके साथ साथ अब अगर आप नेक्स्ट में देखें तो फिर जो पीई की डी रेटिंग होती है, मतलब पीई की री रेटिंग होती है, और फिर पीई बढ़ जाता है 109 और आपको स्टॉक्स प्राइस बढ़ जाता है 9600 के अराउंड। 2 साल में ही आपको जो स्टॉक्स में कितने ज्यादा आपको चेंज देखने को मिलता है। मतलब कि आपको 2 साल पहले वही स्टॉक्स जो है वो आपको लॉस में देखने को मिलता है, लेकिन 2 साल बाद आप उस स्टॉक्स में कितना मैसिव प्रॉफिट देख रहे हैं। मतलब कि 600 से डायरेक्ट 9600 अराउंड 15 टाइम्स हो जाता है, ये 2 साल में ही। तो जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा ही, मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा, कभी अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कभी उस स्टॉक्स के रिलेटेड खराब न्यूज़ भी मिलेगी। तो मार्केट जो है वो अप एंड डाउन का है। जब आप मार्केट में जब मार्केट अप होता है तब भी बने हैं, और मार्केट जब डाउन होता है तब भी बने हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं। उसके बाद अगर हम फिर देखें तो यहां जो फिर पी जो होता है वो 109 से फिर 50 होता है, तो डी रेटेड होता है, फिर 60 होता है, फिर 36 होता है, और स्टॉक प्राइस जो है वो 4000 के अराउंड 4600 के अराउंड रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक प्राइस जो है वो अर्निंग और मार्केट की प्रिडिक्शन दोनों पे ही डिपेंडेंट होता है। ये कि नहीं कि केवल अर्निंग पे ही डिपेंडेंट हो। यहां आप देख रहे हैं कि अर्निंग 40% ही है, लेकिन स्टॉक में ग्रोथ कितना ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है कि आने वाले जो 2 साल है, 2 साल 3 साल जो है वो कंपनी अच्छा करने वाली है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो था वो मार्केट रैली कर रहा था, जो आईटी में बूम था। तो क्योंकि कोविड सिचुएशन था, तो मार्केट को पता है कि कहां उसको किस कंपनी की पीई को री रेटेड करना है, किस कंपनी की पीई को डी रेटिंग करना है। तो यही चीजें आपको भी समझनी है कि पीई रेशियो जो होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केवल अर्निंग सॉलिड होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अर्निंग सॉलिड है तो ये कोई भी गारंटीड नहीं है कि उस कंपनी की जो री रेटिंग ही होगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी की जो पीई कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और वो स्टॉक जो होता है वो फॉल कर सकता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि जब भी री रेटिंग हो रहा है वो मैसिव रैली है, मतलब स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेंटीमेंट जो होता है वो उसका पॉजिटिव सेंटीमेंट है। जब कोई भी स्टॉक्स को लेके जो मार्केट है वो पॉजिटिव रहेगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है रिटर्न अच्छा मिलेगा, और वो स्टॉक्स जो होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट पीई शुड आई पे फॉर एक्स वाई कंपनी, तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई कौन सा पीई जो है, कितना पीई इस कंपनी के लिए बेस्ट है, तो क्योंकि आपको पता है कि कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं एक पीई को डिसाइड करने के लिए
डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कंपनी की आउटलुक कैसा है, कंपनी का रिस्क क्या है, मार्केट की मूड क्या है, जो ग्लोबल में टेंशन क्या है। कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एक कंपनी की जो पीई को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो जो मार्केट होता है वो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को लेके। तो जब आप ये सारे फैक्टर्स को समझते हैं तब आप उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जो जिसकी अर्निंग बहुत ही अच्छी हो, साथ ही साथ वो आपको अच्छी प्रॉफिट निकाल के देती है, क्योंकि आपने उसकी जो वैल्यूएशन जो पीई है वो आपने फेयर पीई पे लिया है, जो अच्छे वैल्यूएशंस पे लिया है। मान आप एक सोचिए कि आप एक ऐसे स्टॉक्स को परचेज करते हैं जिसकी जो अर्निंग है वो, मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं, उसमें आपकी क्या है, दोनों की जो अर्निंग है वो बहुत ही अच्छा है, दोनों की अर्निंग अच्छा है, तो पीई ऑब्वियस सी बात है, एक की पीई आप पे कर रहे हैं 15 और दूसरे की पीई आप पे कर रहे हैं 30। तो ये चीजें कैसे आप डिसाइड करते हैं? ये सारी चीजें जब आप इस तरीके की वीडियो देखते हैं, जब आप इस तरीके के नॉलेज रखते हैं, तब आप डिसाइड कर पाते हैं कि हमको किस कंपनी की जो पीई है उसको हमको 15 पे करना है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हमको 30 पे करना है। अगर आपको जब 30 भी अगर आप पे कर रहे हैं उस कंपनी की और जो फ्यूचर है उसकी बहुत ही अच्छी है, तो ऑब्वियस ही बात है, भले ही आपने स्टॉक्स को एक्सपेंसिव ले रखा है, क्योंकि उसकी पीई जो मार्केट को लगता है वो री रेटेड लगता है, वो मार्केट वो प्राइस आपको धीरे 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 बढ़ता ही मिलेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में बने रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो करंट टाइम का है, जो पीई री रेटिंग हुआ जो आईटी सेक्टर में आपको रीसेंट टाइम में देखने को मिला होगा, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है आईटी में, क्योंकि एआई का थ्रेट है। तो अर्निंग ग्रोथ स्लो हुई है तो आपको पीई में डी रेटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, पीई डाउन रहेगा, जो स्टॉक प्राइस भी ऑब्वियस सी बात है वो डाउन रहेगा। और पीई री रेटिंग की अगर हम बात करें, जो केमिकल सेक्टर था ड्यूरिंग कोविड में आपको देखने को मिला होगा, जो चाइना वन प्लस जो शिफ्ट था उसके वजह से अर्निंग में आपको एक्सप्लोजन देखने को मिला था, अर्निंग बहुत ही ज्यादा बढ़ी थी, जिसके वजह से जो स्टॉक्स था वो मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे वो स्टॉक्स, तो उनका पीई भी आपको बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आपको समझना होगा और आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो देखते हैं और आप इस तरीके की नॉलेज लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।